ओके नाइस। तो आज हम कंडक्टर पर सेकेंड लेक्चर दैट इज कंडक्टर विद कैविटीज स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप कि आपने जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर देखा होगा उन्हें समझ में आया होगा कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं ना, मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूं ये वो टॉपिक है जिस पर हिंदुस्तान में लगभग 95% स्टूडेंट्स को ना कंफ्यूजन रहता ही रहता है। और उसके पीछे क्या रीजन है पता है? कि उन्हें इस टॉपिक की जो बेसिक बारीकियां है ना वो नहीं पता, या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने उतना डिटेल में नहीं पढ़ा, या हर चीज का उन्हें एक्सप्लेनेशन नहीं पता होता। मतलब आज का लेक्चर आपके लिए कुछ खास है भाई, इतना तो हम बता सकते हैं। मतलब ये बोला जा सकता है कि आज का लेक्चर अगर आपने सिंसियरली अटेंड कर लिया तो आप उन 5% लोगों में आने वाले हैं जिन्हें कंडक्टर में मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम आएगी। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी? क्या हाल है भाई? सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं? भाई जब तक एक्सप्लेन करेंगे, जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाएगा और अच्छे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में हम लोग कंडक्टर विद कैविटी में थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे और फिर उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, या हम कह सकते हैं एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके चलिए, ओके नाइस। यहां पर मैं सबसे पहले दो केसेस के बारे में चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहला केस जो मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं दैट इज देयर इज नो चार्ज इनसाइड द कैविटी। मतलब आपके पास कंडक्टर के अंदर कैविटी तो है भैया, दिखाई दे रही होगी आपको, लेकिन इस कैविटी के हमने कोई भी चार्ज नहीं रखा हुआ है। और मान लीजिए इस कंडक्टर के ऊपर आपने चार्ज कितना दिया है Q1, और इस कंडक्टर की सराउंडिंग में जो चार्ज रखा हुआ है दैट इज Q1 डैश। अब सबसे पहला मुद्दा ये है, आपको याद होगा कि जब भी हम कंडक्टर पे कोई भी चार्ज देते हैं तो वो चार्ज कहां पे आता है? ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यस और नो? तो आपने यहां पे जो चार्ज Q1 दिया है ना, ये पूरा का पूरा चार्ज जो है वो इस कंडक्टर की आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारा आज इंटरेस्ट है कैविटी के अंदर क्या होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, क्या आप बता सकते हैं? ये पॉइंट जो है आपको समझ में आ रहा होगा, इन द कोर ऑफ अ कंडक्टर नहीं है। अगर ये पॉइंट इन द कोर ऑफ कंडक्टर होता तो मैं डायरेक्टली बोल सकता था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन आज जो मैंने पॉइंट कंसीडर किया है वो मैंने कैविटी के अंदर लिया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं इस समय कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो इस बात की गारंटी है कि यहां पर फील्ड होगा ही नहीं, यहां पे फील्ड की वैल्यू 0 होगी। एनी वन ऑफ यू जो इस बात को प्रूव कर सकता है कि अगर कैविटी के अंदर चार्ज नहीं है तो गारंटी है कैविटी के अंदर E की वैल्यू 0 होगी? बताइए कौन एक्सप्लेन करने वाला है? देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कहा कि यार मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि कैविटी के अंदर फील्ड होगा या नहीं होगा। लेट अस अज्यूम कि यहां पे फील्ड होता। मैंने यहां पर एक पॉइंट कंसीडर किया और मैं इस पॉइंट से चल करके यहां तक गया। मैं किसी भी पाथ के अलोंग जा सकता हूं, और सपोज मान लेता हूं कि मैंने ये जो पाथ चूज किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। क्लियर बात? मुझे एक बात बताइएगा, क्या आपको ये एक्सप्रेशन पता है क्या? डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल E डॉट डी आर, वे डेल्टा V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। यस और नो? मैंने जो पाथ चूज किया वो पाथ मेरा सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग है। मैं मान करके चल रहा हूं कि यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहां से यहां। मुझे एक बात बताना, क्या कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल बॉडी है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सुनिएगा ध्यान से, बिटवीन दिस पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी पॉइंट है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? क्या इस टर्म को आप 0 बोल सकते हैं? क्योंकि कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। याद करिए कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल बॉडी होती है। तो अगर डेल्टा V की वैल्यू यहां पे 0 आ रही है तो यहां से मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि ये तभी संभव होगा जब E की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि आप अभी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बोला कि मैं उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं जिस डायरेक्शन में फील्ड है। तो यहां पे आप ये तो बोल सकते हैं E और dr वेक्टर हमेशा पैरेलल रहे होंगे। यस और नो? तो E डॉट dr को जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस ऑफ E dr। और अगर बेटा ये वैल्यू 0 आ रही है, ये वैल्यू तभी 0 आएगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। ये लीजिए प्रूफ कर दिया। लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ मगअप करते हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर कॉन्सेप्ट को आप डिटेल में अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए समझें। इसी बात को कोई और स्टूडेंट जो किसी अलग तरीके से एक्सप्लेन करेगा, भाई बताओ और कोई तरीका जो आपके दिमाग में क्लिक कर रहा हो। अच्छा एक बात बताना, क्लोज इंटीग्रल E.dl इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो द क्लोज इंटीग्रल E.dl की वैल्यू क्या होगी? एनी वन ऑफ यू जो बता सकता है? मैं गारंटी से बोल सकता हूं इसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड के लिए वैल्यू 0 होगी। इसकी हेल्प से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। जरा देखेंगे किस तरीके से, लेट्स सी, देखते हैं। मैंने यहां पर एक पाथ ऐसे चूज किया लाइक दिस। इसमें से जो पाथ मैं चूज कर रहा हूं इसमें से कुछ हिस्सा कैविटी के अंदर होगा और कुछ हिस्सा कोर ऑफ अ कंडक्टर के अंदर होगा। मैंने जो हिस्सा यहां पे कंसीडर किया है देखिएगा इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है भाई, आपको ये पाथ दिखाई दे रहा है। मैं इस क्लोज पाथ पे मूव करने वाला हूं। मान लीजिए यहाँ पे इन पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं। इस पॉइंट को बोल देते हैं स्मॉल ए, इस पॉइंट को बोल देते हैं बी, और अंदर जो पॉइंट है उसको बोल देते हैं सी। मतलब मैं यहाँ पे क्लोज पाथ एबीसी पे मूव करने वाला हूं और मैं वहां पे E.dl की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं। इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि जब मैं ए से यहां तक मूव करूंगा इन द कोर ऑफ अ कंडक्टर तो वहां तो ये वैल्यू 0 आएगी आएगी डेफिनेटली। क्लियर है बात? क्यों 0 आएगी? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि इन द कोर ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है। अब आपको पता है कि क्लोज पाथ में टोटल वैल्यू 0 करनी है, ये वैल्यू 0 हो चुकी है तो डेफिनेटली इस वैल्यू को भी 0 होना पड़ेगा। और चाहे ये पाथ आपका कोई भी हो, मैं इस बात को भी प्रूफ कर रहा हूं कि यहां पर ये पाथ चाहे आपका कोई भी हो तो भी ये वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं, इसको मैं ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकता हूं, यहां से ए से बी प्लस फिर बी से सी। ए से बी में वैल्यू 0 है क्योंकि कोर ऑफ अ कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और बी से सी मैं किसी भी पाथ पे चला जाऊं इस वैल्यू को 0 होना ही पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का सम क्या है? 0 है। तो ये तो तय हो चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं होगा इफ देयर इज अ नो चार्ज इन द कैविटी। क्लियर? याद रहेगी ये बात हमेशा, पक्का। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। मान लीजिए आपके पास देयर इज अ थिन शेल, एक थिन शेल है और इस थिन शेल के ऊपर आपने जो चार्ज दिया है दैट इज Q1 और यहां पे एक चार्ज बाहर रखा हुआ है Q2। एक चार्ज बाहर रखा हुआ है Q2। मुझे सबसे पहले एक बात बताइएगा कि जब आपने इस शेल को चार्ज दिया तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा? मान लेते हैं इसका रेडियस R है बेटा, बताओ जल्दी। तो समझना जरा ध्यान से, अगर यहां सराउंडिंग में ये चार्ज नहीं होता, अगर सराउंडिंग में ये चार्ज नहीं होता तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता। लेकिन अभी हमने यहां सराउंडिंग में चार्ज रख दिया है तो उसकी वजह से कंडक्टर पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि बाहर वाली सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या सहमत हो? मुद्दा क्या है सुनिएगा। मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस आपको बेटा ए दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है, सुनना ध्यान से, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और प्लीज यार मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लेक्चर देखते समय पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठे और हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करें इफ यू वांट कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हो। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया सत्संग सुनने आए, बहुत आनंद आया, सत्संग सुन करके चले गए। अगर ऐसा करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा उसको आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बात? तो सभी लोग रेडी हैं भाई? पेन कॉपी सभी के पास है या नहीं है? पहले देख लीजिए, नहीं है तो भैया प्लीज लेकर के बैठिए फटाफट। कौन कौन है भैया रेडी? देख लेते हैं, लेट्स सी। ग्रेट, अक्षत वर्मा रेडी है, बहुत बढ़िया। मैं आपसे क्या पूछने जा रहा हूं? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन आउटर सरफेस। इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन आउटर सरफेस, बताओ भाई कैसे कैलकुलेट करोगे? सोचिएगा, दिमाग चलाइएगा। इंड्यूस चार्जेस की वजह से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कहाँ पर? पॉइंट ओ पर। पॉइंट ओ क्या है बेटा? सेंटर। सेंटर है। क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए बताइए।
अगर तुम मैथमेटिकली कैलकुलेट करने जाओगे ना तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है Q1 वो यूनिफॉर्म हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पॉइंट ओ पर फील्ड कैलकुलेट करना तुम्हारे बस का काम नहीं है। क्यों नहीं है बताओ जल्दी? इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉइंट ओ पर हर किसी का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही नहीं है, तो ये तो हमारे लिए संभव नहीं है। ये तो हमारे लिए संभव है ही नहीं कि टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से। तो क्या लिख दूं? नॉट कैलकुलेटेड। क्या लग रहा है? अप्रोच सोचो। एक बात बताओ, ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर के लिए कैविटी है, और कैविटी के अंदर नेट फील्ड 0 होता है, सहमत हो? तो एक बात तो तय है कि पॉइंट ओ पर जब मैं नेट फील्ड लिखूंगा तो नेट फील्ड 0 आना चाहिए, और ये नेट फील्ड दो वजह से होगा, अभी मैं प्रूफ कर चुका हूं। इफ देयर इज अ नो चार्ज इन द कैविटी तो नेट फील्ड 0 होता है, तो ये मेरे लिए कैविटी है, तो मैं यहां पर ये बोलूंगा बेटा, देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, इन दोनों का वेक्टर समीशन 0 होना चाहिए। Q1 की वजह से कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, Q1 के लिए मैथमेटिकली कैलकुलेट करना संभव नहीं है, लेकिन Q2 की वजह से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्योंकि Q2 एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस जनाब कितना दिया हुआ है? A दिया हुआ है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द Q1 कैलकुलेट करना है तो उसका अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या लिखा जा सकता है? Q2 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है? A²। समझ में आया? ये मैग्नीट्यूड हो गया। Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो गारंटी है कि Q1 की वजह से जो नेट फील्ड आएगा वो जस्ट इसके इक्वल एंड अपोजिट आएगा। समझ में आया? अप्रोच समझ में आया? नेट फील्ड 0 है इसकी वजह से और इसका समेशन 0 है, तो डेफिनेटली Q1 की वजह से जो भी फील्ड आएगा वो Q2 के अपोजिट आएगा। क्या कहना है जनाब? समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहली चर्चा थी, अगर देयर इज अ नो चार्ज इन द कैविटी। जब चार्ज नहीं है तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान है, जैसा कि आप लोगों ने देखा, क्योंकि नेट फील्ड इन द कैविटी क्या होता है? 0 होता है। अब मुद्दा आगे बढ़ता है। सपोज आपके पास बेटा यहां कैविटी के अंदर चार्ज है, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा हो, और मान लेते हैं कि आपने इस कंडक्टर को जो चार्ज दिया है वो Q2 है, सपोज। ठीक है, काफी डिटेल में चर्चा करेंगे आराम से। मुझे एक बात बताना, अगर यहां पर कैविटी के अंदर तुमने चार्ज रखा तो कैविटी की इनर सरफेस पर, मान लीजिए इनर सरफेस को मैं S2 बोल देता हूं और S1 जो है वो आउटर सरफेस है। इस कंडक्टर की दो सरफेस है, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस। ठीक है, S1 बोलूं तो समझ जाना बेटा आउटर वाली है, और S2 बोलूं तो समझ जाना बेटा अंदर वाली है, इनर कैविटी। तो एक बात बताना, अगर यहां चार्ज तुमने Q1 रखा है तो क्या इसकी इनर सरफेस पर चार्ज इंड्यूस होगा? मैं आपको बता दूं कि इसकी इनर सरफेस पे यहां पे चार्ज इंड्यूस होगा, और वो पता है कितना होगा? वो होगा -Q1। अगर आपने कैविटी के अंदर चार्ज रखा तो आपने कैविटी के अंदर जितना चार्ज रखा है एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहां पर इनर सरफेस पर, मतलब S2 सरफेस पे इंड्यूस होगा। कौन इस बात को प्रूफ करेगा? हर चीज को डिटेल में समझना है भाई, हर एक एक छोटे छोटे पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेरा यहाँ पे मकसद ये नहीं है कि मैं कोई क्रैश कोर्स करा रहा हूं तुम्हें, कि 5 मिनट में जल्दी से खत्म किया और सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है कि चाहे वक्त कितना भी लग जाए लेकिन हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। ओके, कौन इस बात को प्रूफ करेगा कि S2 पर ये चार्ज -Q1 क्यों आया? मैं प्रूफ करता हूं। मैंने कहा, देखना ध्यान से, मैं एक यहां पे गॉसियन सरफेस ले रहा हूं। ये गॉसियन सरफेस जो है इसका हर एक पॉइंट कोर ऑफ अ कंडक्टर से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है? कोर ऑफ अ कंडक्टर से। क्या ये आपको गॉसियन सरफेस दिखाई दे रही है? और आप जानते हैं इन द कोर ऑफ अ कंडक्टर नेट फील्ड की वैल्यू बेटा हमेशा 0 होती है। एक बात बताना, यहां से अगर मैं आपसे पूछूं इस गॉसियन सरफेस से आप फ्लक्स की वैल्यू बता दीजिए। क्या पूछ रहा हूं भाई? फ्लक्स की वैल्यू बता दीजिए। तो आप जानते हैं गॉस लॉ से ये वैल्यू Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी बेटा। अरे होगी ना?
तो एक बात बताना, इन द कोर ऑफ अ कंडक्टर क्या हर पॉइंट पर ई की वैल्यू 0 है? अगर हर पॉइंट पर ई की वैल्यू 0 है तो हर पॉइंट पर ई डॉट ds आएगा। क्या मैं कह सकता हूं ये वाला टर्म तो गारंटी है 0 आएगा, और ये टर्म 0 आ रहा है तो इसका मतलब है क्यू एनक्लोज 0 आएगा। प्रूफ हो तो गया। आप ये जानते हैं कि कंडक्टर में जो भी चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही लाई कर सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे चार्ज Q1 रखा है तो डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव माइनस ऑफ Q1 चार्ज इंड्यूस होगा। क्यों मेरे भाई, समझ में आया? मतलब ये बात तो तय हो चुकी है कि आज के बाद जब भी कैविटी के अंदर आप चार्ज प्लेस करेंगे तो उस कैविटी की इनर सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आना तय है, क्योंकि हमें नेट चार्ज एनक्लोज्ड क्या करना है? 0। पक्का? चलिए अब एक बात बताइएगा, इस कंडक्टर पे तुमने चार्ज कितना दिया था? Q2। कितना चार्ज दिया था? Q2। तो टोटल चार्ज तो कंडक्टर पे कंजर्व रहेगा। जब इनर सरफेस पे यहां पे माइनस ऑफ Q1 चार्ज आ चुका है तो पता है यहां पर बाहर वाली सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा? कौन बताएगा? मैग्नीट्यूड बता दो उसका बस। बाहर वाली सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा? एनी वन ऑफ यू जो बताना चाहेगा। यहां पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो हो जाएगा बेटा Q2 प्लस Q1। चार्ज कंजर्वेशन। टोटल चार्ज कंडक्टर पर Q2 होना चाहिए, इनर सरफेस पे माइनस Q1 है तो आउटर सरफेस पे Q2 प्लस Q1 हो जाएगा। इतना समझ आया? सपोज मान लेते हैं यहां पे एक और चार्ज रखा हुआ है सराउंडिंग में और वो है E3। देखना वाकई में मजा आने वाला है, फोकस करना भैया। यही है टर्निंग पॉइंट, और जिसको ये बात समझ आ गई ना, आगे अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू रेडी? सुन रहे हो भाई सभी लोग? हाँ, तो देखना मैंने यहां पे सराउंडिंग में एक चार्ज रखा है Q3। क्या रखा है? Q3। अब मैं यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करता हूं इन द कोर ऑफ अ कंडक्टर, जिसको मैंने पॉइंट ए बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? पॉइंट ए। तुम्हें पता है पॉइंट ए पर नेट फील्ड 0 होता है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, नेट फील्ड 0 होता है। अब इसमें ये फील्ड 2 वजह से आएगा। वैसे तो 4 वजह हैं, लेकिन मैं इस फील्ड को 2 पार्ट्स में तोड़ रहा हूं, एक E1 में और एक E2 में। समझना क्या क्या है। E1 किसकी वजह से फील्ड है? सुनना, E1 फील्ड है ड्यू टू Q। Q कौन? जो यहां पर चार्ज रखा हुआ है Q1, प्लस E ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस, ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन इनर सरफेस ऑफ कैविटी, जिसको अपन S2 भी बोल सकते हैं। ये है जो कैविटी के अंदर चार्ज रखा है, प्लस ये है फील्ड ड्यू टू द इनर सरफेसेस ऑफ कैविटी। मतलब मैं यहां पर ये बोल रहा हूं Q1 की वजह से, और जो इनर सरफेस पे चार्जेस इंड्यूस हुए हैं उसका फील्ड है, उसको बोल दिया E1। और E2 यहां पे क्या डिफाइन कर रहा हूं? E2 एक तो है E ड्यू टू द Q3 जो चार्ज बाहर रखा हुआ है, प्लस एक है E ड्यू टू द चार्जेस ऑन द आउटर सरफेस, जिसको मैं यहां पे S2 लिख देता हूं। आपको समझ में आ रहा है? पॉइंट ए पर टोटल 4 वजह से फील्ड आएगा। कौन है वो चार्ज? एक जो कंडक्टर के बाहर रखा है, कंडक्टर के बाहर जो भी चार्जेस हैं उनका फील्ड। एक जो कंडक्टर की आउटर सरफेसेस पर चार्जेस इंड्यूस होंगे उसका फील्ड। एक जो कैविटी के अंदर चार्ज रखा है, और एक कैविटी के इनर सरफेसेस पे, मतलब S2 सरफेसेस पे जो चार्जेस इंड्यूस होंगे उसकी वजह से फील्ड। यहाँ पे S2 नहीं बेटा, इस हाँ सही लिखा हुआ है। हाँ एक मिनट, इसको मैंने S1 बोला था। ओके ओके, तो ये चेंज कर लेना, इसको S1 कर लेना, और इसको ये आउटर सरफेस पर है तो इसे S1 कर लेना। ये तो S1 हो जाएगा, और इनर सरफेस है, ये सही लिखा था, ये S2 था और ये क्या हो जाएगा? S1, क्योंकि आउटर सरफेस को अपन लोग S1 बोल रहे हैं। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? मुद्दा समझना, नेट फील्ड तो 0 होता ही होता है, इंडिविजुअली E1 भी 0 होता है और E2 भी 0 होता है। यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आएगा, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझना, मैं इस बात को कैसे समझता हूं। 2 दुनिया है, एक अंदर की दुनिया है और एक बाहर की दुनिया है। अंदर की दुनिया में कौन कौन है? कैविटी के अंदर रखा हुआ चार्ज और कैविटी की इनर सरफेस का चार्ज।
अंदर की दुनिया का बाहर नेट फील्ड मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। कैविटी के बाहर इन दोनों का नेट इफेक्ट 0 होता है और साथ ही साथ बाहर की दुनिया का नेट इफेक्ट इस सरफेस के S1 सरफेस के अंदर हर पॉइंट पर 0 होता है। आज तक तुम्हें सिर्फ ये पता था कि नेट फील्ड 0 होता है, लेकिन आज के बाद मैं आपको ये भी बता दूं, ये वाला E1 किसका फील्ड है? वो दुनिया जो अंदर है। कौन सी दुनिया बे? वो दुनिया जो अंदर है। और E2 किसका फील्ड है? वो दुनिया जो बाहर है। बाहर मतलब आउटर सरफेस और इसके बाहर, इन दोनों का नेट फील्ड 0 होता है। ये बात याद कर लीजिए, नेट फील्ड। मैं अगर यहां पे पूछूं पॉइंट ए पर क्या Q1 का फील्ड 0 होगा? नहीं, Q1 और माइनस ऑफ Q1 का नेट फील्ड 0 होगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं पूछूं पॉइंट ए पर क्या Q3 की वजह से फील्ड 0 होगा? नहीं, Q3 प्लस आउटर सरफेस पे जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, इन दोनों का नेट फील्ड 0 होगा। देख लेना ध्यान से, यहां पर मैंने E1 क्या लिखा है और E2 क्या लिखा है। नेट 0, इसको 0 करना है। और इसको 0 करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जनाब कि Q3 0 होगा। इन दोनों का वेक्टर सम 0 होगा और सिमिलरली यहां पे E1 0 होगा। E1 0 होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि EQ1 0 होगा। EQ1 और E ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ कैविटी, ये 0 होगा। यही है कॉन्सेप्ट। पता है इस वाले कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? ये कॉन्सेप्ट जो तुम देख पा रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से सेंसिटिव है, या उसकी रीडिंग जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आकर के चेंज हो जाती है। अब आप उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करें? आप एक कंडक्टर लें, कंडक्टर के अंदर कैविटी बनाएं और उस कैविटी के अंदर उस इंस्ट्रूमेंट को रख दें। तो पता है क्या होगा कि ये जो एक्सटर्नल फील्ड है ना, ये एक्सटर्नल फील्ड कभी भी अंदर उस इंस्ट्रूमेंट को अफेक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड जो ये है Q3 और आउटर सरफेसेस, उनका नेट फील्ड अंदर क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोला जाता है। और ये आपको काफी बार रिकमेंड किया जाता है कि बरसात के समय जब बिजली गिरती है तो हम उस समय अगर किसी एक मेटेलिक कंटेनर के अंदर है ना, तो पता है हम सेफ रहेंगे। कौन एक्सप्लेन करेगा क्यों? क्योंकि अगर आप एक मेटेलिक कंडक्टर के अंदर हो तो उस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर बाहर की चीजों का नेट इफेक्ट 0 होगा। तो बरसात के समय अगर बिजली गिरेगी तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका नेट इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? फंडा समझ में आ गया भाई? पक्का? तो ये मैंने अभी तक चर्चा करी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी चर्चा करी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस बात को याद रखना और सिंपल सा एक डायलॉग याद कर लो, अंदर की दुनिया का नेट फील्ड बाहर 0 होता है और बाहर की दुनिया का नेट फील्ड सरफेस के अंदर 0 होता है। मुझे तो सिर्फ एक ये स्टेटमेंट याद है और इस स्टेटमेंट पे बेस्ड मुझे आज तक इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में कभी चैलेंज फेस नहीं हुआ। जल्दी बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? देखो भाई क्या सीन है। हाँ भाई, क्या स्टेटस है? समझ आ रहा है तुम लोगों को? अक्षत वर्मा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, बहुत बढ़िया, नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर कुछ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत बेसिक्स न्यूमेरिकल्स रहेंगे, देखिएगा ध्यान से। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ये कंडक्टर के अंदर यहाँ पे एक स्फेरिकल कैविटी है। इस कैविटी का जो रेडियस दिया हुआ है वो आपको ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा? ए दिया हुआ है। और इसका जो रेडियस है दैट इज बी। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? और इस कैविटी के अंदर देयर इज अ पॉइंट चार्ज जो कि Q0 है, जो कि सेंटर से R2 डिस्टेंस पर रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पर रखा है? R2 डिस्टेंस पर। और इस कंडक्टर पर हमने जो चार्ज दिया है ना, वो Q चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया है बेटा? Q चार्ज दिया है। आपसे यहां पे पूछा जा रहा है नेट फील्ड एट पॉइंट ए।
ये बताना है कि पॉइंट ए पर नेट फील्ड क्या होगा। क्वेश्चन समझ लीजिए, इस कंडक्टर के सराउंडिंग में कोई भी चार्ज नहीं है। क्लियर? बताइए। और आपको ये भी बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू द चार्जेस इंड्यूस ऑन द इनर सरफेस ऑफ अ स्फीयर। ग्रेट। क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी फटाफट, आप ही लोगों को सॉल्व करना है भैया ये क्वेश्चन, मैं नहीं बताने वाला। कैविटी का रेडियस ए दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है? ए। और ये रेडियस बेटा आपको बी दिया हुआ है, क्या सभी को दिखाई दे रहा है? अच्छा एक बात बताना मुझे, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, इनर सरफेस जो कैविटी की आपको दिखाई दे रही है उस पर जो चार्जेस इंड्यूस होंगे वो यूनिफॉर्म होंगे या नॉन यूनिफॉर्म होंगे? नॉन यूनिफॉर्म होंगे, क्योंकि अभी आप ऑब्जर्व करिए जो क्यू नॉट चार्ज है वो यहां पर सिमेट्रिकली नहीं रखा हुआ है। जो क्यू नॉट चार्ज है वो अगर सेंटर पे होता ना तो यहाँ पे चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट होते वो यूनिफॉर्म होते, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं ये सेंटर से थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करके रखा हुआ है, इसलिए इनर सरफेसेस पे जो चार्जेस इंड्यूस होंगे ना वो नॉन यूनिफॉर्म होंगे। पहले तो इस बात को समझ लो, कैसे चार्जेस इंड्यूस होंगे? नॉन यूनिफॉर्म। मतलब इनर सरफेस पे चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो कैविटी के अंदर जो चार्ज रखा है उसकी लोकेशन क्या है, और दूसरा जो इनर सरफेस है वो सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है। तो इनर सरफेस तो आपको दिखाई दे रही होगी सिमेट्रिकल है क्योंकि स्फेरिकल है, लेकिन चार्ज सेंटर पे नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पे इनर सरफेसेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। और आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे दैट इज इस तरीके से, माइनस ऑफ क्यू नॉट चार्ज आएगा। कितना आएगा बेटा? माइनस ऑफ क्यू नॉट चार्ज। क्या सहमत हो सभी लोग? पक्का? अब देखना ध्यान से, आउटर सरफेस पे भी तो चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज कंडक्टर पे क्यू है, तो एक बात बताना, आउटर सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? आराम आराम से करना है भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। आउटर सरफेसेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? मैं आपको बता देता हूं, ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि आउटर सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो इस सरफेस के बाहर कोई चार्ज है या नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा सुनिएगा ध्यान से कि ये सरफेस सिमेट्रिकल है या नहीं है। मुझे लगता है कि आपको ये तो दिखाई दे रहा है ये स्फेरिकल है तो सिमेट्रिकल है। दूसरा, आउटर सरफेस के बाहर कोई भी चार्ज नहीं है, तो पता है यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। एक्चुअली ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपको है तो इन क्वेश्चंस को डील करना आपके लिए आसान होगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर निकालना तो बहुत ही आसान है, नेट फील्ड एट पॉइंट ए निकालना। पॉइंट ए पर मुझे जल्दी से बताइएगा कैविटी का नेट इफेक्ट बाहर क्या हो जाएगा? जीरो, हाँ या ना? तो सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है कि सिर्फ आउटर सरफेसेस पे जो चार्जेस हैं उन्हीं की वजह से पॉइंट ए पर फील्ड आएगा। भाई नहीं समझे? तो ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो बाहर वाले कंडक्टर को देखो तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये एक हॉलो स्फीयर है। तो एक हॉलो स्फीयर की वजह से पॉइंट ए पर तो हम फील्ड लिख ही सकते हैं। क्या लिखेंगे भाई? के क्यू। लेकिन क्यू की वैल्यू क्या लिखोगे बेटे? यहां पर क्यू की वैल्यू क्या लिखोगे? क्यू प्लस क्यू नॉट। क्या लिखोगे बेटे? क्यू प्लस क्यू नॉट। यस और नो? डिवाइडेड बाय द आर स्क्वायर, लेकिन आर की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? R1 स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है? R1 दिया हुआ है। एक हॉलो स्फीयर की वजह से फील्ड आपको निकालना आता है ना भाई, के क्यू बाय आर स्क्वायर। दिस इज अ नेट फील्ड एट पॉइंट ए। नाउ कम टू द बी पार्ट। EA ड्यू टू द चार्जेस इंड्यूस ऑन द इनर सरफेस ऑफ ए स्फीयर। ये बताओ कौन बताएगा? कैसे निकाला? यार अंदर वाली सरफेस पे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है डिस्ट्रीब्यूशन? देख करके बताओ। नॉन यूनिफॉर्म। तो यहां पर आप एक बात तो समझ पा रहे होंगे कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड कैलकुलेट कर पाना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कैलकुलेट कर पाए तो काम हो जाएगा। और एक और चीज देख लेना, यहां पे ये R1 और ये जो R2 है ना ये परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो एक बात बताना, क्या मैं यहां पर ये कह सकता हूं, सुनना ध्यान से, E ड्यू टू द क्यू नॉट प्लस, सुनो ध्यान से, E ड्यू टू द क्यू नॉट प्लस E ड्यू टू द चार्जेस ऑन द इनर सरफेस, इनका नेट इफेक्ट बाहर जीरो होता है। तो इनर हमें ये कैलकुलेट करना है वैल्यू। एक बात बताना बेटा, अगर ये कैलकुलेट करना है तो ये पता चल जाए तो काम बन जाएगा। अगर हमें ये पता चल जाए तो काम बन जाएगा। और मुझे लगता है कि क्यू नॉट की वजह से कैलकुलेट करना बहुत आसान है। क्यू नॉट की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो जल्दी से बताइए क्या लिखने वाले हो आप? के
क्यू बाय आर स्क्वायर। और बताओ ये डिस्टेंस, ये तो भैया पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। क्या लग रहा है, लगा पाओगे? बताओ ये डिस्टेंस कितना आ रहा है तुम्हारा? ये डिस्टेंस आ जाएगा बेटे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, यस और नो? तो यहाँ पर आपको के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू लिख सकता हूँ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये है फील्ड ड्यू टू द क्यू नॉट। गारंटी है कि क्यू नॉट की वजह से फील्ड अगर इस पॉइंट पर इधर हुआ तो इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो फील्ड है वो जस्ट इसके अपोजिट होगा। क्यों मेरे गरीब भाई बंधुओं को समझ आ रहा है? जल्दी देखो फटाफट मैंने क्या किया है। थोड़ी देर पहले आपको एक बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था कि अंदर की दुनिया का नेट इफेक्ट जीरो होता है। हमसे पूछा इंड्यूस चार्जेस की वजह से फील्ड बता दीजिए, हमने कहा कैलकुलेट कर पाना मैथमेटिकली संभव नहीं है, लेकिन नेट इफेक्ट जीरो है, तो हमने पॉइंट चार्ज का निकाल लिया। और हमें पॉइंट चार्ज का पता है तो जस्ट इक्वलेंट अपोजिट मैग्नीट्यूड वाइज, जो हमने यहाँ पे ये क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड लिखा है और यही मैग्नीट्यूड S2 का होगा। अरे यस और नो भाई, क्या सहमत हो सभी लोग? बहुत बढ़िया, न्यूट्रॉन स्टार, ग्रेट आंसर दिया अक्षत, बहुत अच्छे। अच्छा जल्दी से फटाफट एक सवाल का जवाब दो। इनर सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है? S2 सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, कौन बताएगा? एनी वन ऑफ यू? इनर सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है किस पर? एक तो जो चार्ज इनसाइड रखा हुआ है उस पर, और दूसरा कि इनर सरफेस जो है वो रेगुलर है या इररेगुलर है। क्लियर है बात? ओके नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये सवाल कौन करने वाला है। क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये रही आपके पास कैविटी, ठीक है, कैविटी का रेडियस b दिया हुआ है। ये रहा आपके पास कंडक्टर, कंडक्टर का रेडियस a दिया हुआ है। कंडक्टर के अंदर कैविटी है ना, वो कंडक्टर न्यूट्रल नहीं है, कंडक्टर पे चार्ज कितना है बेटा? q है। और यहाँ पर ये कुछ डिस्टेंसेस आपको दिए हुए हैं, इस डिस्टेंस को हम d ले लेते हैं। ये डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ ये पॉइंट P का जो डिस्टेंस है बेटा वो c दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? c दिया हुआ है। और साथ ही साथ एक काम और करते हैं, Q से पॉइंट O का जो डिस्टेंस है उसे भी ले लेते हैं, उसे अपन ने E ले लिया। क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, देखो लेट्स ट्राई करो, तो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ो, पैरामीटर्स देखो क्या क्या दिए हुए हैं। हाँ भाई ट्राई कर लिया, क्या बताओ क्या पूछा गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन द आउटर सरफेस। आउटर सरफेसेस पे जो चार्जेस इंड्यूस हैं उसकी वजह से फील्ड निकालना। एक चीज और लिख लेना, ये जो एंगल है ना बेटा, ये एंगल 90 है। कैसे निकालोगे यार? आउटर सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म होगा यार। नॉन यूनिफॉर्म की वजह से कैसे निकालोगे पॉइंट P पर? सोचो। एक बात बताना मुझे जल्दी से, बाहर की दुनिया का नेट इफेक्ट अंदर जीरो होता है भाई। अब बाहर की दुनिया में कौन कौन है? एक तो Q1 और एक इसकी आउटर सरफेस पे जो चार्ज आएगा। तो मैं यहां पर एक बात बोल सकता हूं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द Q1, ध्यान से गौर फरमाइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, जिसको मैं यहां पे S1 बोल दे रहा हूं। क्या ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए? मुझे लगता है यार ये टर्म पूछा गया, और अगर मैं ये निकाल पाया तो क्या ये आ जाएगा? और यार एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड निकालना बहुत आसान है यार, ये तो आता होगा। एक बात बताना, इसकी वजह से अगर मुझे इस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करना है तो मुझे बस ये डिस्टेंस चाहिए बेटा। ये डिस्टेंस c है, ये डिस्टेंस d है, और ये एंगल है 90। तो जल्दी से बताना ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अरे हाँ या ना भाई? तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द Q1 का अगर तुम मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या लिखने वाले हो? k Q1 बटे r स्क्वायर, और r स्क्वायर की वैल्यू होगी c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब मुझे लगता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ये लो भैया, आउटर सरफेस की वजह से भी यही मैग्नीट्यूड आ जाएगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट आएगा। बताओ कितना टाइम लग रहा है? लोग कहते हैं कि यार ये सवाल जो है ना वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। इसमें भैया ऐसा क्या है, कहां से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे हैं तुम्हें?
अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत किया करो, कॉन्सेप्ट्स को समझो। पक्का समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू द इनर सरफेस चार्जेस। ओ हो, ये कौन बताएगा? ये कौन बताने वाला है? बी पार्ट। यार एक बात बताओ, इनर सरफेसेस पे जो चार्जेस है ना, उसकी वजह से फील्ड निकालना है, क्या निकाल पाओगे? ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि तुम्हें देख के समझ में आ रहा है कि यार ये वाला डिस्टेंस मुझे कितना दिया हुआ है, ई, और ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, सी। तो ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा पाइथागोरस से निकल आएगा बेटा। पाइथागोरस से ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा निकल के आएगा कितना? सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। और एक बात बताना, अंदर की दुनिया का नेट इफेक्ट बाहर जीरो, यस और नो? नेट फील्ड जीरो होगा, तो यहां पर मैं ये बोलूंगा ई डी टू द क्यू प्लस ई ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस, जिसको अपन S2 बोल देते हैं, क्या ये जीरो होना चाहिए? हमें ये कैलकुलेट करना, अगर ये पता है तो क्या ये पता है? खत्म हो चुका है जनाब। ई ड्यू टू द क्यू का मैग्नीट्यूड बता दो जल्दी से, क्या लिखने वाले हो? के क्यू बटे आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड, और यही होगा किसका? S2 का मैग्नीट्यूड। इस पॉइंट P पर Q का फील्ड जीरो नहीं होगा, गलती मत कर देना। Q प्लस इंड्यूस्ड चार्जेस का नेट फील्ड जीरो होगा। तो हम ये कह सकते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस का जो फील्ड आएगा ना, वो जस्ट Q का जो फील्ड आ रहा है उसके विपरीत दिशा में आएगा। आया ना भाई? सहमत हो? तो ये लो भैया, कैलकुलेट हो गया। क्या कहना है? ओहो हो, ये बढ़िया बढ़िया सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जरा ऑब्जर्व करिएगा, जो पॉइंट P है ना, वो इस कैविटी के अंदर ही है, और यहां से r डिस्टेंस की दूरी पर है। यहां पे फील्ड बताना है, ये कौन बताएगा? देखो टोटल मुझे जल्दी से बताना, Q1 और आउटर सरफेस, इसको S1 बोल रहा हूं, इसका नेट फील्ड अंदर क्या होता है? इसका नेट फील्ड अंदर क्या होता है? इनका नेट फील्ड अंदर हर पॉइंट पे जीरो होता है। तो मैं ये कह सकता हूं भैया इनका तो फील्ड आएगा ही नहीं। तो पॉइंट P पर अगर मुझे फील्ड लिखना है तो दो वजह से आएगा। एक तो आएगा फील्ड ड्यू टू द Q, और एक आएगा फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस। लेकिन पता है तुम्हें एक बात, जो S2 पर इंड्यूस्ड चार्जेस होंगे ना, उनका फील्ड जीरो होगा। कौन बताएगा इस बात को? जो इनर सरफेस है ना कैविटी की, उस पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, उसकी वैल्यू पॉइंट P पे जीरो आ रही है। कौन बताएगा? एनी वन ऑफ यू जिसको ये बात स्ट्राइक करी हो, सोच के बोलिए फटाफट। एक्चुअली में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो सेंटर पे रखा है, और अगर ये चार्ज सेंटर पे रखा है तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनर सरफेस पे, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो इनर कैविटी है वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगी लाइक अ यूनिफॉर्म शेल, और एक यूनिफॉर्म शेल की वजह से अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्या ये बात मेरे भाई बंधुओं तुम्हें पता है? तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये चार्ज सेंटर पर रखा है, इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इनर सरफेस पे यूनिफॉर्म, और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तो उसकी वजह से नेट फील्ड अंदर हर पॉइंट पर जीरो आएगा। भाई सोच लीजिए आराम से। पक्का सहमत हो? तो जरा ध्यान से देखना, E ड्यू टू द S2 चार्जेस जीरो हो गया, तो मुझे लगता है कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट चार्ज का आएगा, और पॉइंट चार्ज की वजह से जीवन में फील्ड निकालना बहुत ही आसान होता है, और उसे हम लिख सकते हैं KQ/R²। बताइए भाई क्या कहना है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला? अब थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हैं भाई क्वेश्चंस का, ठीक है? अब यहां पर थोड़ा सा लेवल को और क्या करते हैं, फर्दर इंक्रीज करते हैं। तैयार हो सभी लोग? बहुत बढ़िया, आते हैं भैया, अच्छे सवालों पर आते हैं। हाँ, क्वेश्चन देख लो, फोटो देख लो भाई, आराम से डायग्राम बना लो। मैं 2 मिनट का पॉज ले रहा हूं, मैं बस आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं बता दूं कि अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, कंडक्टर में ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया और इस क्वेश्चन को समझ लिया ना, तो तुम ये समझ लो कि लगभग तुम्हें 60% चीजें तो समझ वैसे ही आ जाएंगी। मैं गारंटी दे रहा हूं, दावा कर रहा हूं तुम्हारे साथ। क्या है सुनना, स्फेरिकल कैविटी, रेडियस A, कंडक्टर का रेडियस B, ठीक है?
कंडक्टर पे चार्ज आपने क्या दिया है, Q। कंडक्टर के अंदर जो कैविटी है ना, उसके अंदर हमने यहाँ चार्ज रखा है Q0, जो कि सेंटर से R1 दूरी पर रखा है बेटा। कितनी दूरी पर रखा है, R1 दूरी पर रखा हुआ। अब मैं यहां पर आपके सामने कुछ पॉइंट्स शो कर रहा हूं। एक पॉइंट A जो कि यहां पर है, एक पॉइंट B जो कि यहां पर है। ठीक, आपसे यहां पर क्या पूछा जा रहा है, पोटेंशियल। एक और पॉइंट है C। कौन सा पॉइंट है, C। और ये C पॉइंट कहां पर है, एक मिनट चेक कर लेते हैं भाई। C पॉइंट आई थिंक मिसिंग दिखाई दे रहा है। ये C नहीं है, सॉरी, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, ये C नहीं है एक्चुअली में, दिस इज अ पॉइंट O। ये है पॉइंट O। ठीक है भाई, कंडक्टर की सराउंडिंग में कोई भी चार्ज नहीं है, पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है। और आपसे बोला जा रहा है पोटेंशियल। देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा गया इस बार पोटेंशियल पूछा गया। थोड़ा सा ध्यान से करना भैया। आधी जनता तो सोच रही होगी ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा पिछला सवाल सॉल्व किया था। पिछले सवालों में तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस करी है, इस बार पोटेंशियल निकालना है। और पोटेंशियल आपको इन गिवन पॉइंट्स पे निकालना है। ये जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। और मैं आपको बता दूं कि पॉइंट B की जो दूरी है ना, इस दूरी को तुम R2 ले सकते हो। कितना ले सकते हो भाई, R2। हाँ भाई बताओ क्या आ रहा है आंसर, कौन बताने वाला है, एनी वन ऑफ यू, देख लो जल्दी से फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लिया क्या सभी ने? ओके ग्रेट। देखना, सुनना ध्यान से। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो सारी बातें ध्यान से सुनना। कैविटी के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है, कैविटी के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है, और कैविटी की इनर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा, इसका आज तक तो आपने ये पढ़ा ही था कि कैविटी के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि इवन इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, पोटेंशियल भी, नेट पोटेंशियल भी 0 होगा। दोबारा सुनना क्या बोल रहा हूं, पोटेंशियल ड्यू टू द Q0 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द चार्जेस विच विल बी इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस, जिसे मैं यहां पर S2 बोल देता हूं, ये हमेशा कैविटी के बाहर 0 होगा ऑलवेज। बहुत बढ़िया शानदार बात है। और अगर आप इस बात को एक्सप्लेन कर दें तो वाकई में मजा आ जाएगा। कौन एक्सप्लेन करेगा इस बात को? मैंने अभी तक बोला था कि फील्ड ही 0 होगा, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं इन दोनों का नेट पोटेंशियल भी 0 होगा। कौन इस बात को एक्सप्लेन करेगा भाई? हाँ भाई, तैयार हो? बताओ भाई क्या दोगे आंसर। अक्षत वर्मा बोलो भाई। क्यों होगा, चलिए प्रूफ करता हूं, सुनना ध्यान से। तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या? सभी ने पढ़ा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस के ई डॉट डी आर। मैं जब पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा होता हूं, सपोज मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो मैं किस तरीके से डिफाइन करता हूं कि मैं 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेकर के आया। इस दौरान एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क किया गया, क्या आपको पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन याद है? और नहीं तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो देखिए, मैं यहां से इंफिनिटी से मूव करना शुरू करता हूं। इंफिनिटी आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, और आपको पता है कि इंफिनिटी पे आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, 0, क्योंकि इंफिनिटी पे इनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। इंफिनिटी मतलब एक ऐसा पॉइंट जो बहुत दूर है, तो आपको पता है कि यहां पे पोटेंशियल 0। अब एक बात बताना, जब मैं यहां से मूव करके आ रहा हूं और यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वजह से है। किसकी वजह से है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज विच इज प्लेस इनसाइड अ कैविटी, मतलब E Q0 प्लस E ड्यू टू द चार्ज ऑन S2। मतलब आप ये बोल सकते हैं यहां पर ये वाला जो टर्म है ना E, ये वाला टर्म है, ये वाला E1, ये अभी जो आपने डिफाइन किया था। तो एक बात बताना, जब तुम इंफिनिटी से किसी भी चार्ज को लेकर के आओगे तो अंदर वाले चार्जेस का नेट इंटरेक्शन कितना है, 0, यस और नो? क्योंकि अंदर वाले चार्जेस का नेट फील्ड 0 है। तो अंदर वाले चार्जेस का नेट फील्ड 0 है, तो हमेशा ये वाला टर्म क्या रहेगा, 0। और अगर ये 0 रहा तो यहां पे तुम्हें समझ में आ रहा है डेल्टा V बराबर, मान लो इस पॉइंट A पे लिखना है तो मैं लिखूंगा VA माइनस V इंफिनिटी,
और ये बराबर मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा। ये 0 क्यों किया, क्या ये बात तुम डाइजेस्ट कर पा रहे हो? जल्दी बोलो। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब मैं किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आऊंगा तो इस चार्ज पर इन चार्जेस का इंटरेक्शन कितना है, क्यू नॉट और इनर सरफेस जिसको मैं S2 बोल रहा हूं, उसका इंटरेक्शन कितना है, 0। तो इनके द्वारा किया गया वर्क क्या होगा, 0। या फिर यहां पे देखो E डॉट dr लिख रहा हूं, E जो फील्ड है वो अंदर वाले चार्जेस का फील्ड है, क्या E की वैल्यू हर जगह 0 होगी? अंदर की दुनिया का बाहर नेट इफेक्ट 0 होता है, वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। तो E हर पॉइंट पे 0 है, आपको समझ में आ रहा है, ये 0 हो गया। V इंफिनिटी भी 0 है, तो इसका मतलब है VA क्या हो गया, 0। मुद्दे की बात लिख लेना, इस बात को नोट डाउन कर लेना कि नॉट इवन इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट इवन इलेक्ट्रिक फील्ड, इवन नेट पोटेंशियल भी अंदर की दुनिया का बाहर 0 होता है। बाहर का मतलब इस सरफेस के बाहर 0 होता है, मतलब इनर सरफेस जो है ना कैविटी की, उसके बाहर नेट पोटेंशियल 0 होता है। अब तो समझ में आई गई होगी मेरी बात, क्या ये बात क्लियर है? और सुनना एक और बात, वाकई ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो बाहर के चार्जेस है ना, बाहर के चार्जेस, बाहर का मतलब कौन कौन है भाई? बाहर का मतलब जो इस कंडक्टर के बाहर रखा हुआ है और कंडक्टर की आउटर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है, इनका पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर हर जगह सेम होता है। मैं 0 नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, हर जगह सेम होता है। इस बात को कौन प्रूफ करेगा? क्योंकि आपको पता है कि इन सभी का नेट फील्ड अंदर क्या होता है, 0। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इस बात को भी नोट डाउन कर लेना कि आउटर सरफेस और इसके बाहर रखे हुए चार्जेस का फील्ड कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे सेम आता है। बस ये दो बातें अगर आपको याद रही तो आप पोटेंशियल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दो बातें अलग अलग हैं, इनका नेट फील्ड बाहर 0 होता है, लेकिन इनका, किनका भैया, जो बाहर चार्जेस रखे हुए हैं और जो आउटर सरफेसेस पर जो चार्जेस हैं, उनका नेट पोटेंशियल हर पॉइंट पर कंडक्टर के अंदर क्या होता है, सेम होता है। चलिए, अब मुझे उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। सहमत हो भैया? चल आगे बढ़ने जा रहा हूं, इसको नोट कर लेना भैया अपनी कॉपी में। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट को। हमसे क्या पूछा गया है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। हमें पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालना है। एक बात बताना, यहाँ पे क्यू नॉट चार्जेस रखे हुए हैं, इनर सरफेस पे माइनस क्यू नॉट चार्ज आ जाएगा, बाहर वाली सरफेस पे कितना आएगा, क्यू प्लस क्यू नॉट। बाहर वाली सरफेस पे क्या आएगा, क्यू प्लस क्यू नॉट। मुझे जल्दी से बताओ यार, पोटेंशियल पॉइंट ए पर कैसे निकालोगे? जब भी कैलकुलेशन करनी हो ना, तो आप ये देखो कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस सिस्टम है। तुम्हें दिख रहा है क्यू नॉट, एक चार्ज सिस्टम और एक इनर, इन दोनों का नेट पोटेंशियल पॉइंट ए पे क्या हो गया, 0। लो भैया 0। आगे बढ़ते हैं। अब आया आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है, क्यू प्लस क्यू नॉट। मुझे इसकी वजह से पॉइंट ए पर पोटेंशियल लिखना है। यार ये कैसे लिखूं, बढ़िया सवाल है, सोचो। एक बात बताना, पॉइंट ए पे लिख पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पॉइंट ए जो है वो सरफेस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन क्या मैं इस चार्ज की वजह से पॉइंट ओ पे लिख सकता हूं? पॉइंट ओ पे तो लिखा जा सकता है। और पॉइंट ओ का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के क्यू प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय व्हाट, बी। क्योंकि आप ऐसे सोचिए, ये आपके लिए क्या हो गया, एक यूनिफॉर्म शेल हो गया, और एक यूनिफॉर्म शेल की वजह से पॉइंट ओ पर पोटेंशियल लिखना आसान है। या इवन मैं ये कह रहा हूं, इवन ये नॉन यूनिफॉर्म भी होता तो भी हम लिख सकते थे, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। और जब आप पोटेंशियल लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, देखो के डी क्यू बटे आर, इसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन पॉइंट ओ पर जब बात कर रहे हैं तो पॉइंट ओ पर हर डी क्यू का डिस्टेंस क्या है, बी। यस और नो? तो यहां पर ये वैल्यू बी हो जाएगी, ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो के बी इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, डी क्यू। और डी क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू प्लस क्यू नॉट। मतलब बाहर वाले सरफेसेस की वजह से। अब तुम कहोगे सर आपने पॉइंट ओ पे निकाल लिया, लेकिन हमें तो पॉइंट ए पे पूछा है। अबे नालायको, अभी तो बताया था तुम्हें कि बाहर वालों का नेट फील्ड 0 होता है, इसलिए हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो जो तुमने पॉइंट ओ पे निकाला है बाहर वालों का, वही तो पॉइंट ए पे होगा, काहे तकलीफ ले रहे हो? बस खत्म हो गया। आ जाते हैं बी पार्ट। पोटेंशियल निकालना है बेटा पॉइंट बी पर, कौन बताएगा? पॉइंट बी पर
इनका तो जीरो ही हो गया। किसका? कैविटी के अंदर वालों का। मुझे लगता है सिर्फ आउटर सरफेस पे जो चार्ज है उनका आएगा। तो बताना इनका पोटेंशियल क्या लिखोगे? के क्यू प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर, और आर की वैल्यू क्या लिखोगे बेटे? R2। एक लाइन का सवाल है, बिल्कुल ऐसा सवाल हो गया, एक शेल की वजह से पोटेंशियल लिख रहे हैं बाहर किसी पॉइंट पर। चलिए अब आते हैं, ये बढ़िया सवाल लग रहा है। कौन बताएगा? ये तुम बता दो मैं मान जाऊंगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि आज का लेक्चर तुमने बहुत अच्छे से देखा है और एक एक बात को नोट डाउन किया है। एनी वन ऑफ यू जो इस सवाल का आंसर देगा पॉइंट ओ का पोटेंशियल। पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ अ कैविटी। टोटल 3 टर्म आएंगे, टोटल 3 टर्म आएंगे भाई। यस बताओ भाई। लेट्स सी, देखते हैं। पॉइंट ओ पर बाहर वालों की वजह से क्या लिखोगे? के को कॉमन निकाल लेते हैं, क्यू प्लस क्यू नॉट बाई बी, ये तो आएगा ही आएगा प्लस। इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट ओ पे लिख लोगे? हाँ लिखना आसान है। क्या लिखेंगे? क्यू नॉट बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है बेटा? R1। चेक करो। और कोई टर्म? इंड्यूस चार्जेस की वजह से भी तो आएगा पॉइंट ओ पर। लेकिन यार इंड्यूस चार्जेस तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर कैसे लिखोगे पॉइंट ओ पर? अबे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म बहुत आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉन यूनिफॉर्म भी हुआ तो भी हर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से तो सेम ही है ना बेटा। यहां पर जब तुम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये डी क्यू यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, क्या फर्क पड़ता है? यही तो बात है सिमेट्री की। तो चाहे ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन सेंटर से हर डी क्यू का डिस्टेंस कितना है? ए। तो यहां पर अगला जो टर्म आने वाला है वो तुम समझ गए होगे क्या आने वाला है? माइनस ऑफ क्यू नॉट डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है बेटा? ए। दिस विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। कितने लोग हैं जिनको ये बात समझ आ गई है? बढ़िया सवाल था, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा भाई। सहमत हो? आगे बढ़े, थक तो नहीं गए? एनर्जी बरकरार रखिए जनाब। ये समझ लीजिए आज का लेक्चर थोड़ा सा आपका वक्त जरूर ले रहा है, लेकिन आप सोचिए कि आप अपने जीवन के 15 से 20 मिनट तो ऐसे ही मोबाइल में स्टोरीज को ब्राउज करने में निकाल देते हैं, और 20 मिनट में आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट अगर सीखने का मौका मिल रहा है तो ये वो टाइम है जो आपके नॉन प्रोडक्टिव आवर्स को इफेक्टिव आवर्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो जो आप अननेसेसरी अपना टाइम इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं ना, उसको यूटिलाइज करिए। देखिए एक एक स्टेटमेंट को देखिए यार। मैं यहां पर आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, यहां पर मैंने एक भी जगह ये नहीं बोला इसको याद कर लेना, हर चीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है यार। सोचो आराम से। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को बैक करो, दोबारा देखो। एक स्टेटमेंट को मैं 5-5 बार रिपीट कर रहा हूं, जिससे कि आपको परमानेंटली चीजें एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएं। ओके चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर, और बढ़िया लेवल का सवाल देखते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो लेवल तो बढ़िया कुछ भी नहीं है। चूरन है भैया सब तुम्हारे लिए, मैं बता रहा हूं, कुछ बढ़िया बढ़िया नहीं होता। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब समझ आ जाएगा भाई। देखो भाई देखो, जल्दी देखो क्या है। ओहो माय गॉड, इस बार तो भैया 2-2 कैविटी दिख रही हैं। एक कंडक्टर पे है चार्ज Q, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। कंडक्टर के अंदर 2 कैविटी हैं, एक कैविटी का रेडियस A है और दूसरी कैविटी का रेडियस B है, और इन कैविटीज के अंदर सेंटर पर चार्जेस रखे हुए हैं Q1 और Q2। क्या चमक रहे हैं? देखो आराम से, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके और क्या दिया हुआ है? रेडियस वगैरह, ये डिस्टेंसेस वगैरह आपको दिए हुए हैं, हो सकता है कैलकुलेशन में इनकी जरूरत पड़े। बहुत सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। पहला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है। यार ये तो जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है एट पॉइंट ए बी और सी। ए बी और सी कौन कौन से पॉइंट हैं? देखो भैया मार्क कर लेते हैं। ए पॉइंट तो मुझे चमक गया, बी पॉइंट क्या तुम्हें चमक रहा है क्या? बी पॉइंट ये रहा भाई, और ये सी पॉइंट कहाँ है? अच्छा अच्छा ये वाला पॉइंट भैया सी है। पहला सवाल है कि ए बी और सी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। एक बात बताइएगा फटाफट, अगर यहाँ पे Q1 चार्ज है तो कैविटी की इनर सरफेस पर यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा
क्या वो माइनस ऑफ Q1 होगा? यस और नो? कलर चेंज कर लेते हैं भाई। हाँ, और अगर यहाँ पे चार्ज Q2 रखा हुआ है तो कैविटी की इनर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा क्या वो यहाँ पे माइनस ऑफ Q2 होगा? ये तो समझ में आ गया होगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विल इंड्यूस ऑन द इनर सरफेस ऑफ अ कैविटी। क्या कहना है जनाब? जल्दी से बताओ, आउटर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? चार्ज कंजर्वेशन, टोटल चार्ज कंडक्टर पे Q है, जिसमें से इनर सरफेस पे माइनस Q1 और माइनस Q2 आ चुका है, तो आउटर सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा कैपिटल Q प्लस Q1 प्लस Q2। दिस इज अ चार्ज ऑन द आउटर सरफेस। मुझे जल्दी से फटाफट एक बात बताइएगा, आउटर सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? ये कैसे डिसाइड करें? कंडक्टर के बाहर कोई चार्ज है क्या? कंडक्टर की सराउंडिंग में कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा तो एक बात समझ में आ गई होगी कि बाहर वाली सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है भाई, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जा रहे हैं। अंदर की दुनिया का नेट इफेक्ट बाहर 0 होता है। इस Q1 और इंड्यूस चार्ज का नेट फील्ड पॉइंट ए पर 0। बहुत बढ़िया। Q2 और इन इंड्यूस चार्जेस का नेट फील्ड पॉइंट ए पर 0। अरे भाई जीवन कितना आसान हो गया भाई। इस पॉइंट ए पर सिर्फ और सिर्फ फील्ड इस आउटर वाली सरफेस का ही आएगा। और ये लिखना बहुत आसान है क्योंकि ये तुम्हारे लिए क्या है, एक स्पेरिकल शेल, और एक स्पेरिकल शेल की वजह से फील्ड क्या लिखते हो? के क्यू की वैल्यू क्या लिखोगे बेटे? Q प्लस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R, और R की वैल्यू क्या लिखोगे? RA। पॉइंट ए पर आ गया भाई, ए पार्ट हो गया। अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर क्या लिखोगे? सोचो, पॉइंट बी पर क्या लिखोगे? इनकी वजह से तो 0 ही हो जाएगा और बाहर वाले की वजह से भी 0 हो जाएगा। और पॉइंट बी पे सोच क्या रहे हो बे? पॉइंट बी तो कोर ऑफ अ कंडक्टर है यार, और कोर ऑफ अ कंडक्टर में तो नेट फील्ड 0 होता है। लो भाई, इतना ज्यादा पढ़ना भी कभी कभी नुकसान दे जाता है। लोग सोच रहे हैं पॉइंट बी पे कैसे कैलकुलेट करूं, यहाँ पे तो इतने सारे टर्म आएंगे। अबे भाई थोड़ा सा खोल करके रखो इसे। पॉइंट बी तुम्हें साफ साफ दिख नहीं रहा है? कोर ऑफ अ कंडक्टर है तो पॉइंट बी तो नेट फील्ड क्या होगा? 0 ही होगा। कभी कभी बड़ी बड़ी बातें करते करते बेसिक बेसिक चीजें ही भूल जाते हैं। चलो भैया जल्दी बताओ, पॉइंट सी पे बताओ। पॉइंट सी, पॉइंट सी यहां पर आएगा बेटा। और तुम्हें एक बात तो समझ आ रही होगी कि पॉइंट सी पर बाहर वालों का इफेक्ट 0, इस कैविटी का नेट इफेक्ट 0। सिर्फ मुझे लग रहा है Q2 और इनर चार्जेस की वजह से आएगा, लेकिन इनर चार्जेस की वजह से भी 0 हो जाएगा क्योंकि इनर चार्जेस यहां यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड 0 हो जाएगा। और सिर्फ Q2 का अगर फील्ड लिखोगे तो Q2 का फील्ड मुझे लगता है तुम बहुत आसानी से लिख पाओगे, के Q2 बटे RC। हाँ या ना? ये आएगा बेटा। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट सी पर जो भी फील्ड है वो यहां कैविटी के अंदर जो चार्ज रखा है ना सेंटर पे, सिर्फ और सिर्फ उसी का आएगा, उसके अलावा किसी और का नहीं आएगा। ये होगी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन भाई। आराम से सोचना, जिन लोगों को नहीं क्लिक किया है सोचिए बेटा, कर जाएगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। आगे बढ़ता हूं। पोटेंशियल, पोटेंशियल लिखने में मजा आएगा। पॉइंट ए का पोटेंशियल बताओ यार। चलो, पॉइंट ए पर पोटेंशियल, कैविटी के अंदर जो चार्जेस हैं उनका 0, इनका 0। सहमत हो? अच्छा, तो फिर किसका आएगा? सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर की आउटर सरफेस पे जो चार्ज है उसी का आएगा। तो उसकी वजह से तो लिखना बहुत ही आसान है। क्या लिखोगे? एक मिनट भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है ना, तो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, ये R² होगा। पोटेंशियल का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। ये पहले कहीं और गलती तो नहीं कर दी है? और तो चलो R² ही लिखे हर जगह। यहाँ भी सही है। ये भैया करेक्शन कर लेना, R नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते समय R आएगा या R² आएगा? बहुत बढ़िया, नाइस। तो देखो यहां पर पोटेंशियल लिखने जा रहा हूं, तो पोटेंशियल क्या लिखूंगा? के Q प्लस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R, और R की वैल्यू लिखूंगा बेटे RA। अरे आया क्या? समझ आया बेटा? बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर इनका कंट्रीब्यूशन तो 0 हो जाएगा, लेकिन कंडक्टर का आएगा, और कंडक्टर का सरफेस के अंदर हर पॉइंट पे सेम होता है। तो कंडक्टर की वजह से सबसे आसान किस पॉइंट पे निकालना है? पॉइंट ओ पर, क्योंकि पॉइंट ओ इज सिमेट्रिकल। यस और नो?
क्योंकि पॉइंट ओ का सरफेस के हर पॉइंट से डिस्टेंस कितना है सी, तो मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि पॉइंट बी का पोटेंशियल वही होगा जो इस सरफेस पर, कौन सी वाली पर, S2 सरफेस पर, नहीं भैया S2 नहीं है, S1 सरफेस, S1 सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से जो पॉइंट ओ पे पोटेंशियल होगा वही पॉइंट बी पे पोटेंशियल होगा, क्योंकि बाहर वाले चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और जनाब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो जल्दी बता दो भाई, के Q प्लस Q1 प्लस Q2 बटे क्या लिखते हैं बेटे, C। बहुत बढ़िया, नाइस, शानदार, मजा आ गया भाई। अब आते हैं अगले पार्ट पे, C पर। C पर कौन बताएगा, कोई है भाई जो पॉइंट C पे बताने की हिम्मत रखता है? C पे बता दो, मैं मान जाऊं तुम्हें, देखता हूं भाई, बताओ बताओ, शर्माओ मत भाई, आंसर दो, क्या आ रहा है तुम्हारा? पॉइंट C का पोटेंशियल लिखो भाई। देखते हैं, कुछ लोग सोच तो रहे हैं। अच्छा एक बात बताना मुझे, पॉइंट सी पर इस कैविटी का कंट्रीब्यूशन जीरो, पक्का? बाहर वाले चार्ज का जो पॉइंट ओ पर है वही पॉइंट बी पे होगा, वही पॉइंट सी पे होगा, बाहर वाले चार्जेस की वजह से हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, तो उसको तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, के क्यू प्लस Q1 प्लस Q2 बटे सी प्लस, एक बात ध्यान से देखना, Q2 की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल जब तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस ऑफ Q2 बटे आर सी। चेक करो फटाफट, चेक करो फटाफट भाई, पॉइंट क्या लिख रहे हो भाई? हाँ लिखो, सिर्फ इतना ही आएगा क्या? नहीं नहीं, गलत लिख रहे हो, ध्यान से देखो, यहां पर ये माइनस Q2 बाई आर सी तो जो है वो ये सेंटर पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से है, लेकिन इसकी इनर सरफेसेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुए उनका भी तो आएगा, और उनकी वजह से उतना ही आएगा जितना उसकी सरफेस पे होता है। तो यहाँ पर एक और एडिशनल टर्म आएगा जो कि हम लोग जनरली भूल जाते हैं, पहले तो ये लिखो प्लस Q2 बाई आर सी, और अगला टर्म जो आएगा ना वो देखना यहाँ पे क्या आएगा, अगला टर्म आएगा बेटा माइनस ऑफ Q2 बटे ये डिस्टेंस कितना है B। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, इतना हल्के में मत ले लेना इस सवाल को, ये जनरली मैंने देखा है एक आध टर्म तो लोग गायब ही कर देते हैं। ये समझ में आया ये किसका है, ये जो चार्ज सेंटर पे रखा है उसका है, और ये किसका है, ये जो इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ है उसका है, और इनर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस का होता है, और सरफेस तो मैं दिखाई दे रहा है, एक मिनट, ये रेडियस कितना था, B था, हाँ बिल्कुल सही, तो माइनस Q2 बाई बी। क्या बेटा ये बात समझ में आ गई तुम्हें, पोटेंशियल निकाल लिया। तो ये है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर विद कैविटी, और मैं इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं कि अगर आज का लेक्चर आपने ध्यान से दोबारा से देख लिया, जिन लोगों को कहीं भी डाउट आया हो तो उनके सारे कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द कंडक्टर विद कैविटी एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएंगे। तो अभी आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं, इसके बाद आगे भी कंडक्टर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अबाउट द कंडक्टिंग प्लेट, अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, इनके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। और जिन स्टूडेंट्स लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे आने वाले जो एडवांस इलस्ट्रेशंस हैं उनको सॉल्व करें, क्योंकि आप देखेंगे कि जो एडवांस इलस्ट्रेशंस हैं उनका लेवल वाकई में काफ़ी अच्छा है, और अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक एक दो दो सवाल करते रहेंगे तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है सब्जेक्ट को लेकर के वो और बेहतर हो जाएगी। ठीक है भाई, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।